दोस्तों, अहमदाबाद शहर में एक करोड़पति व्यक्ति रहता था जिसका नाम विवेक था। विवेक कई बड़ी कंपनियों का मालिक था और उसने हर कंपनी में मैनेजर नियुक्त कर रखे थे। ये मैनेजर सारा हिसाब किताब उसके घर पर ही आकर दिखा देते थे। कह सकते हैं कि विवेक के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह बड़े आराम से अपना समय अपने परिवार के साथ बिताता था। उसका एक बेटा था जिसकी उम्र 16 साल थी। एक दिन सुबह सुबह विवेक अपने घर के गार्डन में बैठा हुआ था। उसने एक किताब उठा रखी थी और साथ में चाय की चुस्कियां ले रहा था। तभी उसके बेटे का एक दोस्त उससे मिलने के लिए घर आया। विवेक, जो शांत मन से बैठा था, अपने बेटे और उसके दोस्त को बातें करते हुए देख रहा था। उन्हें देखकर अचानक विवेक को अपने पुराने दोस्त बृजमोहन की याद आ गई। इस याद ने विवेक को इतना भावुक कर दिया कि उसने तुरंत अपने दोस्त से मिलने का फैसला कर लिया। वह घर के अंदर गया और अपनी पत्नी से कहने लगा, सामान पैक कर दो, हमें बाहर जाना है। यह सुनकर उसकी पत्नी थोड़ा चौंक गई और पूछने लगी, कौन सा दोस्त, कहाँ जा रहे हो? विवेक ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं अपने पुराने दोस्त बृजमोहन से मिलने जा रहा हूँ। बृजमोहन का नाम सुनते ही उसकी पत्नी का चेहरा खिल उठा। वह तुरंत तैयार हो गई और बोली, ठीक है, मैं अभी सामान पैक कर देती हूँ। फिर दोनों ने तैयारी शुरू कर दी ताकि वे अपने पुराने दिनों की यादों को ताजा करने के लिए बृजमोहन से मिलने जा सकें। तभी विवेक उठकर बाहर गार्डन में आता है। वह अपने बेटे के पास जाकर कहता है, तुम भी तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। बेटा थोड़ा हैरानी से पूछता है, पिताजी, हम कहाँ जा रहे हैं? विवेक मुस्कुराते हुए जवाब देता है, एक खास आदमी है और उससे तुम्हें मिलना बहुत जरूरी है। बेटा थोड़ी झिझक के साथ कहता है, पिताजी आप ही चले जाइए, मुझे नहीं जाना है। लेकिन विवेक गंभीरता से कहता है, नहीं बेटा, तुम्हारा उससे मिलना बहुत जरूरी है। ये सफर तुम्हारे लिए खास है। पिता की इस बात में कुछ ऐसा था कि बेटा मना नहीं कर पाया और तैयार हो गया। थोड़ी ही देर में विवेक, उसकी पत्नी और बेटा तीनों यात्रा के लिए तैयार हो गए। वे अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े। रास्ता लंबा था, लेकिन सफर का हर पल उनके लिए कुछ नया लेकर आ रहा था। धीरे धीरे सफर तय करते हुए वे आखिरकार झारखंड पहुंच गए। झारखंड पहुंचने के बाद विवेक सीधा एक नजदीकी बैंक जाता है और वहां से 10 से 12 लाख रुपए निकाल लेता है। पैसे निकाल लाने के बाद वो कार में बैठता है और पूरा परिवार दोबारा से सफर तय करने लगता है। अब जैसे ही बेटे को पता चलता है कि उसके पिता ने ढेर सारे पैसे निकाले हैं, वह हैरान हो जाता है और तुरंत पूछता है, पिताजी आपने इतने सारे पैसे क्यों निकाले हैं? यह सुनकर विवेक मुस्कुराने लगता है और हल्के से कहता है, बेटा इन पैसों की जरूरत है क्योंकि किसी का मेरे ऊपर कर्ज है और मुझे वह कर्ज चुकाना है। यह बात बेटे को पूरी तरह से समझ में नहीं आती। उसके लिए यह बात हजम नहीं हो रही थी क्योंकि उसका पिता तो एक बहुत बड़े कारोबारी थे और उनकी दौलत में कोई कमी नहीं थी। वह हैरान होकर कहता है, पिताजी आप मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हैं? आपके ऊपर किसका कर्ज हो सकता है? विवेक फिर कुछ सोचते हुए एक गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है बेटा, अगर तुम नहीं मान रहे हो तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को ध्यान से सुनो और फिर मुझे बताना कि क्या मुझ पर कर्ज है या नहीं। बेटा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और फिर उत्सुकता से कहता है, ठीक है पिताजी, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। विवेक मुस्कुराते हुए कहानी सुनाने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी पत्नी, जो गाड़ी में आगे बैठी थी, ये सब देख रही थी और समझ गई थी कि अब विवेक अपने बेटे को कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी, मानो वह जानती हो कि इस कहानी से बेटे को क्या सीखने को मिलेगा। फिर विवेक अपने बेटे को कहानी सुनाने लगता है। वह कहता है, बेटा बात है 1990 के दशक की। उस समय हम लोग झारखंड में रहते थे और मेरी शादी होने वाली थी। लेकिन उस वक्त मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था जिसका नाम था बृजमोहन। बृजमोहन की पहले ही शादी हो चुकी थी और उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़का बड़ा था और लड़की छोटी थी। वैसे तो मेरा नाम विवेक है, लेकिन बृजमोहन और उसकी पत्नी मुझे बहुत प्यार से नन्हे कहकर बुलाते थे और मुझे छोटे भाई की तरह प्यार देते थे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब मैं एक अच्छे रोजगार की तलाश में था ताकि अपनी जिंदगी को अच्छे से व्यतीत कर सकूं। उस दौरान हमारे आसपास के लोग मेरी शादी की चिंता करने लगे थे क्योंकि मेरे माता पिता मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे और इसके बाद से मैं अड़ोस पड़ोस के लोगों के पास ही रहने लगा था। लेकिन सबसे ज्यादा समय मैं बृजमोहन के घर पर ही बिताता था। वह मुझे बहुत प्यार और देखभाल से रखता था और एक बड़े भाई की तरह मुझे जीवन के हर पहलू को समझाया करता था। अब जब अड़ोस पड़ोस वाले मुझे शादी के लिए कहते हैं तो मैं भी शादी कर लेता हूँ। लेकिन शादी के बाद मेरी जिंदगी में एक नई मुसीबत शुरू हो गई क्योंकि अब मैं अकेला नहीं था। मुझे एक घर बसाना था और घर चलाने के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। इन सब चीजों से मैं बहुत परेशान रहने लगा। जब भी मैं अपनी परेशानी बृजमोहन से बांटता तो वह हमेशा कुछ न कुछ सहारा देता और कहता, तू चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ। लेकिन अब यह सब परेशानी मुझसे और सहन नहीं हो रही थी।
मुझे कुछ बड़ा करना था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कहीं बाहर चला जाऊं और वहां मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण करूं। लेकिन बाहर जाने के लिए भी पैसे चाहिए थे और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। इसके बाद लगभग 1992 में मैं ब्रिजमोहन के पास गया। वहां उसकी पत्नी सुमन भी बैठी थी और हम दोनों पति पत्नी उनसे बातें करने लगे। बातों ही बातों में मैंने उन्हें बता दिया कि मुझे बाहर जाना है, लेकिन इसके लिए मुझे पैसे का इंतजाम करना है। मैंने उनसे कहा, यार ऐसा कर, मेरी जमीन बेच दे और जो भी पैसे मिलेंगे उनसे मैं अपना रोजगार शुरू कर लूंगा। लेकिन तभी ब्रिजमोहन और उसकी पत्नी चौंकते हुए कहने लगे, अरे ऐसी कौन सी बात हो गई जो तू अपनी जमीन बेचने की बात कर रहा है? बेटा, वैसे भी उस समय जमीनों का उतना भाव नहीं था और जमीन बेचने की बात को लेकर ब्रिजमोहन और उसकी पत्नी भी राजी नहीं थे। तो वे लोग कहने लगे, तुम चिंता मत करो, हमें बताओ कि तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है। मैंने उन्हें बताया कि अगर 10,000 रुपए का इंतजाम हो जाए तो मुझे बहुत मदद मिल जाएगी और मैं इन पैसों से अपना रोजगार शुरू कर सकता हूँ। इसके बाद ब्रिजमोहन की पत्नी के कुछ जेवर थे जो कि उनके पास रखे हुए थे। ब्रिजमोहन उन जेवरों को लेकर एक सुनार के पास गया और उन जेवरों को गिरवी रखकर उसने 10,000 रुपए का इंतजाम किया। जब ब्रिजमोहन ने मुझे वह पैसे दिए तो मैंने हैरान होकर उससे पूछा, तुम ये पैसे कहाँ से लाए हो? वह मुस्कुराते हुए मुझे बताता है, तुम्हारी भाभी के जेवर मैंने गिरवी रख दिए हैं, बाद में मैं पैसे कमाकर उन्हें छुड़ा लूंगा। तुम चिंता मत करो, ये पैसे तुम्हारे हैं और इन्हें कभी भी वापस करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मुझे यह सब करने का हक है। यह कहकर उसने मुझे पैसे दे दिए और फिर मुझे वहां से जाने के लिए कह दिया। उसके बाद मैं और तुम्हारी मम्मी अहमदाबाद आ जाते हैं और अहमदाबाद में आकर मैंने छोटा मोटा काम शुरू कर दिया और उस काम में मैं दिन रात मेहनत करने लगा। मेहनत करने के बाद मेरा काम धीरे धीरे अच्छे से चलने लगा। समय के साथ साथ मेरी बड़ी बड़ी कंपनियां बन गईं, जिनसे आजकल तुम भी परिचित हो, और मैं ढेर सारी तरक्की करने लगा। लेकिन इस सारी तरक्की के दौरान मैं अपने दोस्त ब्रिजमोहन को बिल्कुल ही भूल गया था कि उसने ही मुझे इस काम को शुरू करने के लिए पैसे दिया था और सपोर्ट किया था। एक दिन जब मैं बाहर गार्डन में बैठकर चाय पी रहा था और अचानक से तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने के लिए आ गया था, तो उसे देखकर मुझे अपनी याद आ गई और उसी समय मैंने फैसला किया कि मुझे उससे मिलना है। तो जो पैसे मैंने निकाले थे वे वही 10,000 रुपए थे जो उसने मुझे मदद के रूप में दिए थे। मैंने सोचा इन पैसों को उसे वापस दूंगा और कहूंगा कि ये तेरे ही पैसे हैं जो तूने मुझे दिए थे। इस बात को सुनकर बेटा एकदम से एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है कि पिताजी, आपने इस बात के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? विवेक अपने बेटे से कहता है, बेटा तुम्हें कैसे बताता? हम इन बातों को पूरी तरह से भूल चुके थे क्योंकि अब तक इन सब बातों को 20 साल हो चुके थे। 1992 में मैंने झारखंड छोड़कर अहमदाबाद आकर अपना जीवन शुरू किया था और अब समय था 2012 का। अब ना तो हमारे कोई संबंधी उस गांव में रहते हैं और ना ही हमें उस गांव की याद आती है। ये सुनकर बेटा और भी उत्साहित हो जाता है और कहता है, पिताजी मुझे तो अब बहुत मजा आ रहा है। मैं भी उस ब्रिजमोहन जी से मिलना चाहता हूँ, वह जो हमारे जीवन में इतने बड़े बदलाव का कारण बने। फिर धीरे धीरे सफर तय करते हुए विवेक और उसका परिवार शाम के समय ब्रिजमोहन के घर के पास पहुंच जाते हैं। बड़ी सी गाड़ी के साथ वे ब्रिजमोहन के घर के सामने खड़े हो जाते हैं। यह देखकर गांव के कुछ लोग हैरान होकर उन्हें अजीब निगाहों से देखने लगते हैं, क्योंकि ब्रिजमोहन का घर बहुत ही खराब हालत में था। घर ऐसा लग रहा था कि सालों से उसकी कोई मरम्मत नहीं की गई थी और ये बात विवेक को भी महसूस होती है। विवेक अपने बेटे और पत्नी के साथ गाड़ी से उतरता है और सीधे उस घर की ओर बढ़ता है। गांव में साधारण माहौल था और घर का दरवाजा खुला हुआ था। विवेक बिना किसी झिझक के अपने परिवार के साथ सीधे उस घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर ब्रिजमोहन और उसकी पत्नी आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक से जैसे ही सूट बूट पहने हुए व्यक्ति उनके घर में दाखिल होते हैं, वे दोनों एकदम से चौंक जाते हैं। तभी ब्रिजमोहन हैरान होकर विवेक से पूछता है, हाँ भाई, आप कौन हैं और आप इस तरह से हमारे घर में क्यों घुस आए हो? यह सुनकर विवेक मुस्कुराने लगता है और उसकी पत्नी भी मुस्कुराती है। फिर विवेक कहता है, साहब यहाँ पर हमें किसी व्यक्ति से मिलना है। ब्रिजमोहन ये सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि विवेक के पहनावे और बाहरी आभूषणों से ये लग रहा था कि वह एक करोड़पति व्यक्ति है। फिर भी वह उसे साहब कहकर बात कर रहा था और यह बात ब्रिजमोहन को चौंका देती है। वह हैरानी से कहता है, अरे भाई, तुम मजाक कर रहे हो, साहब तो तुम हो और हम साहब कैसे हो गए? विवेक फिर गंभीरता से जवाब देता है, नहीं साहब, मेरे लिए तो आप ही साहब हो। अगर आप नहीं होते तो आज मैं इस जगह पर नहीं होता। ब्रिजमोहन अब थोड़े और चौंकते हुए कहता है, देखो भाई, मजाक मत करो, मजाक काफी हो गया, अब ये बताओ कि तुम हो कौन? विवेक मुस्कुराते हुए कहता है, साहब वैसे तो मेरा नाम विवेक है, लेकिन प्यार से कुछ लोग मुझे नन्हे नन्हे कहकर पुकारा करते थे। यह सुनकर ब्रिजमोहन और उसकी पत्नी सुमन के चेहरे पर एक साथ हलचल सी आ जाती है। जैसे ही उन्होंने यह सुना,
कि उसे नन्हे नन्हे कहकर पुकारा जाता था, उनकी आंखों में चमक आ जाती है और उन्हें तुरंत समझ में आ जाता है कि यह वही नन्हे है जिसे उन्होंने 10,000 रुपए दिए थे। नन्हे के जाने के बाद वे उसे भूल गए थे, लेकिन आज अचानक उसे सामने पाकर उनकी यादें ताजा हो जाती हैं। बृजमोहन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह तुरंत विवेक को गले लगा लेते हैं, कहते हुए, अरे नन्हे, तू तो बिल्कुल बदल गया है और अब तो पहचान में भी नहीं आ रहा है। विवेक के लिए भी यह भावनात्मक पल होता है। जब बृजमोहन ने उसे गले लगाया तो विवेक की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगता है। जब थोड़ी देर बाद माहौल शांत होता है तो विवेक की पत्नी अचानक से सुमन और बृजमोहन के पैर छूने लगती है। यह देख गांव के कुछ लोग हैरान हो जाते हैं और घर के पास छिपकर सब कुछ देखने लगते हैं। वे यह देखकर चौंक जाते हैं कि 1 करोड़पति गाड़ी में बैठकर इनके घर आया है और उसकी पत्नी इन गरीब लोगों के पैर छू रही है। लोग अब और अधिक जिज्ञासु हो जाते हैं और घर की दीवारों से कान लगाकर सब कुछ सुनने लगते हैं। इसी बीच बृजमोहन की पत्नी सुमन कहने लगती है, अरे क्या तुम लोग इसी तरह खड़े खड़े बात करोगे या बैठोगे भी? ये सुनकर बृजमोहन तुरंत हरकत में आ जाता है। वह सभी को बैठने के लिए कहता है और फिर अपनी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ता। सबको बैठाकर वह हालचाल पूछने लगता है। विवेक को यह देखकर थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन वह धीरे धीरे अपना हाल बताना शुरू करता है। वह कहता है, देखो बृजमोहन भाई, गुजरात के अहमदाबाद में मेरी कई बड़ी कंपनियां हैं। वहां पर मैंने बहुत मेहनत की और अब बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है और ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? ये सुनते ही बृजमोहन और उसकी पत्नी की चुप्प सी हो जाती है। उनके चेहरे पर मायूसी साफ तौर पर दिखाई देने लगती है। दोनों किसी गहरे विचार में खो जाते हैं। विवेक ये देखकर महसूस करता है कि कुछ तो ऐसा है जो वे नहीं बता रहे हैं। वह धीरे से बृजमोहन का हाथ अपने हाथ पर रखता है और कहता है, दोस्त, तुम मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं, बड़े भाई के जैसे हो। अगर तुम उस वक्त मेरी मदद न करते तो मैं आज यह सब नहीं बना पाता। मैं जो कुछ भी हूं वह तुम्हारी वजह से हूं। अगर तुम्हें कोई भी समस्या हो तो बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे बताओ। और आखिर ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हारी हालत इतनी खराब हो गई?